नमस्कार। कथा कथाओं के झुरमुट के अंतर्गत जो मैं आजकल कहानियाँ आपको सुना रही हूँ अपने स्वर में, वो मेरी स्वरचित रचनाएं हैं और कुछ लोगों ने काफ़ी उनकी प्रशंसा की है। तो मैंने कहा सबको ये पता चले कि और आपको मेरे विचारों से अपने विचारों से अवगत कराने के लिए मैं ये शुरू किया है मैंने काम। तो यहाँ पर मैंने कल जो वेदना या सौहार्द नाम से शीर्षक से कहानी का प्रथम भाग आपको सुनाया था। तो मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि परिवार जो है वो कोई अखाड़ा नहीं है। हाँ, कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा नहीं। परिवार जो है क्या है, जीत और हार न देखें परिवार में, वरन परिवार एक समरस सदाशयता का एक ऐसा फुहारा है जिसमें सब चीज़ें सब भीजें भीजें मतलब भीगें, समझें उसे, फिर जो निर्णय हो उसे खुली बाहों से स्वीकारें और सौहार्द की तरंगिणी में बह निकले। तभी परिवार जो है हमारे हर तरह से हम हमारे लिए आगे बढ़ने के साधन बन सकते हैं। वो एक ऐसी इकाई है जिसमें कुछ व्यक्तियों का समूह, कुछ रक्त संबंधी या रक्त संबंधी ना भी हों, तो कुछ व्यक्तियों का समूह अपने जीवन को बहुत ही सुगमता से आगे बढ़ा सकता है। तो उसी के अंतर्गत जो आगे की गतांक से आगे मैं आपको बता रही हूँ। इसी बीच तुलाराम के एक पुत्र ने पंतनगर से कृषि इंजीनियरिंग करके अपने घर आया और उसकी माँ उसे बाहर नौकरी करके बसाने की सलाह देती है, जिससे सब उसके साथ पुनः शहरों का सुविधाजनक जीवन जी सकें। परंतु तुलाराम उसे अपने गांव में बसकर गांव के कृषि संबंधी सुधार और घर की रोटी खाने का विचार रखता है। जाहिर है कि तुलाराम का विरोध होता, जो कि हमेशा होता रहा है और हुआ भी। इसी बीच तुलाराम की बेटी जानकी भी अपनी शिक्षा पूरी करके घर आई हुई थी। तभी पास के गांव के एक ऐसे उच्च शिक्षित युवक से विवाह तय होने की स्थिति में होता है, जिसे जानकी के पिता की तरह गांव में बसकर गांव में ही कुछ उद्यम शुरू किए थे। मतलब एक ऐसे युवक से विवाह तय होता है जिसने गांव में ही रहकर कुछ उद्यम शुरू किए थे। उसने तुलाराम के बड़े पुत्र जो कृषि इंजीनियर था के साथ दोस्ती कर अपनी योजनाएं समझाई, जिनसे रमन जो उनका इंजीनियरिंग किया हुआ बेटा था तुलाराम जी का प्रभावित हुआ। और तुलाराम जिसने गांव में गोबर गैस प्लांट भी शुरू कर दिया था, रमन को 50,000 तक की सहायता देने का वचन दिया। लड़के और उसके परिवार से जानकी और दयावंती भी प्रभावित थी। बस उसके गांव में रहने का विचार इस विवाह में अड़चन डाल सकता था। तुलाराम इस बार चुप रहा, पर मनी मन वो अपने बेटे रमन और भविष्य में दामाद के रूप में पसंद किए जाने वाले सुशील नामक युवक के पक्ष में था। परंतु वह खुलकर अपनी पसंद व्यक्त कर घर में विरोध की आंधी से बचना चाहता था। इसी बीच तुला दंपत्ति का छोटा पुत्र, जिसे भटेलिया के पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक बन गांव पधारा था, रमन ने सुशील से पशु चिकित्सक डॉक्टर मुरली मनोहर की भेंट करवाई और उसे भी अपने मंसूबे बताए, तो वह भी उनसे सहमत हो अपनी बहन जानकी से इस संबंध को मान लेने की बात करने लगा। अब ये पूरा एक तैयार हो गया वातावरण। इस समय जब दयावंती और कुछ कुछ उनकी पुत्री जानकी सुशील से विवाह के लिए पूर्णतः सहमत न थे, अभी तक असहमत भी न थे, उहापोह में थे, तुलाराम के कनिष्ठ पुत्र को यह बात भा गई और इधर के सभी 5-6 छटे हुए गांव में पशुपालन लगभग हर घर में था और सभी को पशुओं के लिए चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता पड़ती रहती थी और सरकारी पशु सेवा केंद्रों में कभी भी निरंतर और सही प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध ही नहीं था। यदि
चिकित्सा केंद्र तो थे पर चिकित्सक के अभाव में थे। यदि वह अपने ज्ञान से इन सभी गांवों में अपनी धाक जमा ले तो सबके साथ रह भी लेगा और अपने बड़े भाई की योजना में हाथ बटाकर उसका भी लाभ और साधुवाद उसे मिल जाएगा। इस प्रकार से तीन लोग एक विचारों के हो गए और अप्रत्यक्ष रूप से तुलाराम तो था ही, वह भी सहर्ष अपने पिता और भाई के साथ हो लिया। सुशील और रमन की योजना गांव में परंपरागत मडुए की खेती, उपराऊ भूमि में और तालाबों में धान की खेती तो थी, नए परिष्कृत बीजों और तकनीक से और साथ ही साथ अवाकाडो, स्ट्रॉबेरी, मशरूम, एलोवेरा और ग्लैडोलाई जो पुष्प, जिसके पुष्पगुच्छ जो बिकते हैं, की खेती व्यावसायिक तौर पर शुरू की, जिसमें प्रारंभ में कुछ दिक्कतें आईं, पर धीरे धीरे आसपास के सभी 5 गांवों के बेरोजगार फौज से सेवानिवृत्त फौजियों ने पूरे पलायन से के शिकार इस ग्रामीण क्षेत्र को अच्छा खासा आबाद कर दिया। मतलब मुहिम शुरू हुई और वो उसका प्रभाव चल निकला। जानकी भी सुशील से ब्याह करके सुशील के और रमन के काम में सक्रिय हो गई, जिससे सुशील और रमन बहुत संतुष्ट थे। समय के पंख कौन काट सका, समय तो अबाध गति से चलता रहता है, समय की गति अविराम चलती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन जब जानकी अपने नन्हे शिशु को लेकर अपने मायके आई हुई थी और तुलाराम उसे गोद में खिलाकर घुघुती बासुती करा रहे थे, तो दयावंती ने अपने पति की टांगों से अपनी पुत्री के शिशु को अलग करते हुए कहा, तुमले नंतिन दगे नंतिन है जाछा, छोड़ो भौका, मैं तेल लगूं। तो तुलाराम को पत्नी का उलाहना और स्पर्श दोनों स्वर्गिक आनंद दे गए। इसी प्रकार एक दिन रात्रि भोजन के समय तुलाराम के साथ जमीन पर उनके दोनों पुत्र और दामाद बैठे थे। मुरली मनोहर कहने लगा, ईजा जल्दी कर, रोटियां चाहिए, और जानकी सबको भोजन परोसती जा रही थी। तो दयावंती कहने लगी, अब तुम दोनों भी ब्याह कर लो, मुझसे अब जल्दी जल्दी नहीं होता। तो बड़ा बेटा रमन कहने लगा, तेरे को तो ईजा मेम चाहिए ना, वह तो न कर पाएगी। तो तुलाराम कहने लगा, मैं भी बैठा हूँ, देखेंगे कब तेरी ईजा मेम बहुएं लाती है। एक तरह का उलाहना दिया। दयावंती कहने लगी, अब तुमर ले जुबड़ ठूल है वो कभी उन लोगों के बीच में बोलता नहीं था ना, चुप रहता था कि फालतू में वातावरण बिगड़ेगा। तो जब तुलाराम को बात करते हुए देखा उन सबके बीच में, तो उसकी बीवी ने क्या कहा, तुमर ले जुबड़ ठूल है तुम्हारी जुबान भी बड़ी हो गई है। और सब हंसने लगे। तभी रमन कहने लगा कि ईजा तिल बाबुक जुबड़ गोठे राक्षी ने आई जाले। तो कहने लगा, माँ तुमने तो पिताजी की जुबान को गोठे राक्षी, मतलब गोठ होता ना जहाँ जानवर होते हैं, वहाँ बंद कर रखा था और आज वो खुल गया। तो इस प्रकार से पूरे परिवार में एक अच्छी समरसता की बयार बहने लगी। अंत भला तो सब भला। ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। आज ये कहानी पूरी हो गई है और मैं अपने विचार बताइएगा, और मेरा लेखन और मेरा स्वर कैसा आपको लगता है इसके विषय में मुझे प्रोत्साहित करें, चाहे निरुत्साहित करें, कुछ ना कुछ तो ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। नमस्कार।